चलिए हम लोग अब आ जाएंगे जल संसाधन ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 3। जल संसाधन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अब जल संसाधन। क्या पढ़ेंगे भैया? जल संसाधन। देखिए ये है जल संसाधन, क्लास 10 का ये ज्योग्राफी चल रहा है और चैप्टर नंबर कितना है? 3। चैप्टर नंबर कितना है? 3। तो आइए हम लोग देखते हैं जल संसाधन चैप्टर नंबर 3। आप सभी लोगों का बिट्टू सर के इस क्लास में एकदम तहे दिल से स्वागत है कि नहीं? अब देखिए जल संसाधन कैसे है जल कैसा संसाधन है? महत्वपूर्ण संसाधन है। जल के भी बिना जिंदा रहना बहुत दिनों तक मुश्किल है कि नहीं? तो ये भी एक आधारभूत संसाधन है जिसके बिना आप जिंदा ही नहीं रहिए, वो हमारे लिए आधारभूत संसाधन है। महत्वपूर्ण के साथ साथ कैसा है? आधार। हाँ, और याद रखिएगा जल इतनी ज्यादा है कि यह नवीकरणीय संसाधन भी इसको कह सकते हैं। जल्दी समाप्त भी नहीं होगा, अब समाप्त भी होगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला करके जल बनाया जा सकता है कि नहीं? तो इसलिए इसको हम लोग कैसा संसाधन कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। लेकिन क्या इस धरती पर सब के सब जल पीने वाले हैं? नहीं, पीने वाला जल बहुत कम है। पीने वाला जो जल है वो बहुत कम है। तो पीने वाला जल और एक होता है खारा जल। तो खारा जल बहुत है जो नहीं पिया जा सकता है, वो नवीकरणीय संसाधन है। अब पीने वाला जल जो है अनवीकरणीय संसाधन है। धीरे धीरे इसकी खपत से समाप्ति की ओर जा रहा है जल पीने वाला। अभी आप देखेंगे कि पहले के युग में जहां आप धरती को कोड़ते थे, है ना, तो तुरंत भर में पानी निकल जाता था। आज 150-150 फीट जाना पड़ रहा है पानी की तलाश में। तो क्या हुआ? पानी भाग रहा है, पानी पीने वाला कम हो रहा है कि नहीं? इसलिए इसका हम लोगों को गलत ढंग से इस्तेमाल नहीं करना होता है पीने वाला जल को। तो याद रखिएगा कि जल क्या है। जल संसाधन हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो क्या है भैया? ये जो जल है न मेरे भाई, यह जो जल है यह एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जल क्या है? जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। महत्वपूर्ण संसाधन है, कहीं से कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए कि यह संसाधन नहीं है। दूसरी बात क्या है कि महत्वपूर्ण के साथ साथ यह जो है से इसके बिना जिंदा रहना मुश्किल है। हर काम के लिए जल की जरूरत है, चाहे खाना बनाने के लिए हो, स्नान करने के लिए हो, है ना, जानवरों को धोने के लिए हो, खुद से जो है से मत्स्य के पालन के लिए हो, कपड़ा खींचने के लिए हो, हर काम के लिए जल की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए जल क्या है? तो यह एक आधारभूत संसाधन है। क्या लिखेंगे? आधारभूत संसाधन। आधारभूत क्या है? संसाधन है। कोई दिक्कत? जल की अगर चर्चा करें तो यह एक नवीकरणीय संसाधन है। क्या लिखेंगे? यह क्या है? यह नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है? जिसका पुनः निर्माण किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन आपसे अगर कोई पूछेगा कि पीने वाला जल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पीने वाला जल को ही हम लोग बोलते हैं मीठा जल। तो मीठा जल कैसा जल है? तो यह अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि यह समाप्त हो जाएगा तो जल्दी नहीं मिलेगा। अनवीकरणीय संसाधन है। अब देखिए जल को आप लोग और बढ़िया से अगर समझना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि आप जरा सा देखिए, नक्शा से हम आपको बता दे रहे हैं, पूरे विश्व को दिखाते हैं, भारत की भूमि को दिखाते हैं कि कैसे जल है। आपसे अगर कोई पूछेगा कि पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी है, तो आप समझ लीजिए कि पृथ्वी पर जल की मात्रा जो है मेरे भाई, वह जितना पृथ्वी है, पृथ्वी तो मान के चलिए कि जहां हम लोग निवास कर रहे हैं पृथ्वी है, लेकिन जितना धरा माने जिसको हम लोग माने ब्रह्मांड बोल रहे हैं, जहां पे सभी कुछ है, पृथ्वी भी है और जल भी है, उसमें 71% भाग पर क्या है? जल है। कितना प्रतिशत भाग पर? 71%। पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी है? कोई आपसे पूछेगा तो 71% है। कितना प्रतिशत है? 71%। बोले तो 2/3। बोले तो कितना? 2/3।
2/3 पर जल ही जल है, समझे कि नहीं। और पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी कैसा नजर आता है अंतरिक्ष से देखने के बाद, नीला नीला नजर आता है। कैसा नजर आता है, नीला नीला नजर आता है। देखिए ध्यान से, हम आपको बता रहे हैं, जरा सा एक नक्शा को हम लोग देखते हैं और वहां से समझने की कोशिश करते हैं। कैसे समझने की कोशिश करते हैं, तो समझिए यहाँ पे, ये देखिए वर्ल्ड का नक्शा है। किसका नक्शा है, वर्ल्ड का। आप देख रहे हैं आपके सामने हमने रखा है, वर्ल्ड के नक्शा को दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप देख लीजिए आगे पीछे हो करके। सबसे पहले इस मैटर को समझ लीजिएगा तो बहुत सारी चीजों का यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे हमने 2 चीजों को दिखाने की कोशिश किया है। एक महासागरों का हमने चर्चा किया है और एक यहाँ पे महाद्वीप की हमने चर्चा किया है। तो आप जरा सा देखिए ध्यान से, आप जरा सा ध्यान से देखेंगे क्या चीज को, तो यहाँ पे इस मैटर को समझिए जरा सा कि यहाँ पे जो पीला पीला आपको जो दिखाई दे रहा है, यह जो पीलापन है, यह आपके महाद्वीप को हम दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं, महाद्वीप को। आप देख सकते हैं कि यही एशिया है, यह एशिया है और इसके नीचे वाला जो यहाँ पे हिस्सा देख रहे हैं, यह भारत का हिस्सा है, देख रहे हैं ना। तो ये एशिया है, एशिया के ठीक बगल में क्या है, यूरोप है, और यूरोप के नीचे जो है दक्षिण में, तो इसको हम लोग दक्षिण अफ्रीका कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका, है कि नहीं। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक और है महाद्वीप जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया नाम है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, आप देखिए ध्यान से, यहाँ हो गया एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये साइड में 4 यहाँ पर है। चूंकि आप जानते हैं कि कितने महादेश है, तो 7। कितना महादेश है, 7। तो 7 में देखिए 4 यहीं पे दिखा दे देंगे, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दिखाई दिए। यहाँ पे 4 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका। क्या है, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है। और यहाँ पर क्या है, साउथ अफ्रीका है। क्या है, साउथ अफ्रीका। और यहाँ पर एक महादेश और देखिएगा जिसका नाम है अंटार्कटिका। क्या नाम है, अंटार्कटिका। क्लियर हो गए, 7 महादेश आप लोग को समझ में आ गया। अभी आप जो देख रहे होंगे ब्लू 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 ब्लू, सब जगह ब्लू ब्लू आपको जो दिखाई दे रहा है, यह महासागर है। ये सब क्या है, महासागर। महासागर बोले तो इसकी संख्या कितनी है, 5। महासागरों की संख्या कितनी है, 5। अब ध्यान से समझिएगा कौन कौन महासागर है, आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। देखिए सबसे ऊपर में है आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर है ना, सबसे माने कौन है, आर्कटिक। तो अब बताइए, टिक से आप याद रखिएगा, टिकवा जो रहता है मथवा में, कि जो टिकवा रहता है वो कहाँ रहता है, तो सबसे ऊपर रहता है। एंटीनमा कहाँ रहता है, सबसे ऊपर। तो टिक सबसे ऊपर है, तो याद रखिएगा कि आर्कटिक जो है सबसे ऊपर होगा। समझ में आ गई बात। टिक से याद रखिएगा आर्कटिक, टिक से क्या याद रखिएगा, आर्कटिक, आर्कटिक महासागर। और टिक कहाँ रहता है, ऊपर के नीचे, ऊपर है, तो इसलिए ये ऊपर में है। देखिए तो ऊपर में कौन सा महासागर है, आर्कटिक, 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 समझे कि नहीं। टिक और टीका दोनों याद रखिए, टिक और टीका। तो टिकवा लगाते हैं तो पहले टिक की पहले टीका, तो पहले टिक और उसके बाद क्या है, टीका। तो टीका नीचे और टिक ऊपर है, तो टिक ऊपर है और टीका नीचे। देखिए अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महासागर भी, देखिए याद रखिएगा, दोनों बात याद रखिएगा, यह महादेश भी है और महासागर भी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन ऐसा जगह है जो महादेश के साथ साथ महासागर भी है, तो अंटार्कटिका। टीका, टीका बने नीचे और टिक बने ऊपर है, आर्कटिक ऊपर है, अंटार्कटिका नीचे। क्लियर हो गया, 2 महासागर सीख लिए। कौन कौन, आर्कटिक और अंटार्कटिका। तो टीका जैसे आप ध्यान रखिए, टीका टिकवा के नीचे, मतलब नीचे है वो, और टिक ऊपरे है। समझे कि नहीं, आ गया समझ में तुमको। और याद रखिएगा जहां टिक मिलेगा तो ऊपर है, तो आर्कटिक ऊपर है, और एक और टिक है उसका नाम है एटलांटिक। क्या नाम है, एटलांटिक। तो एटलांटिक को याद कैसे करेंगे, तो देखिएगा दक्षिण अफ्रीका जो है और यूरोप है, इधर है उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है। तो दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका से कौन सा महासागर इसको अलग करता है,
तो अटलांटिक महासागर, कौन सा महासागर? अटलांटिक। टिक, अटलांटिक, टिक जब भी रहेगा तो ऊपर ही रहेगा, तो दुएगो टिक तो हुआ है, एगो आर्कटिक एगो अटलांटिक। तो आर्कटिक से याद रखिएगा कि आर्कटिक माने आगे वाला, माने सबसे आगे है वो, आर्क आगे है, टिक है तो ऊपरे है, तो सबसे ऊपरे हो गया आर्कटिक। ई है आ के बाद होता है ए, अटलांटिक। तो अटलांटिक जो है वह इन दो महादेशों को अलग करता है, समझे कि नहीं? तो एकरे में सर सब यूरोपियों निकलता था खोजने के लिए, भारत को मिल जाता था, चल गया था इधर, तो हिजे था वेस्ट इंडीज मिल गया था, इसको कहानी बताए थे ना। तो ये देखिएगा, तो अटलांटिक हो गया था। 3 महासागर आपको याद हो जाना चाहिए। कौन कौन? 3 महासागर आपको याद हो जाना चाहिए एकदम आसानी से, आर्कटिक, अंटार्कटिका और अटलांटिक। तीनों याद हो गया? अब याद रखिएगा सबसे बड़ा महासागर तो वो है प्रशांत महासागर। कौन महासागर? प्रशांत। एकदम गोले ऐसे है चारों तरफ से, याद रखिएगा पृथ्वी अगर गोल मान लेते हैं तो पृथ्वी के चारों तरफ से कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। देखिए ये पैसिफिक ओशियन हो गया, पैसिफिक ओशियन को ही कहते हैं प्रशांत महासागर। इधर भी है, इधर भी है। जैसे देखिए ये तो अभी हम पृथ्वी अति तो संसार को ऐसे दिखा रहे हैं तब ना, लेकिन एक्चुअली में पृथ्वी क्या है? गोल है। गोल है तो भैया चारों तरफ से क्या है? प्रशांत महासागर। ऊपरे कौन महासागर? चारों तरफ से है प्रशांत महासागर, गोले से एकदम। एक ऊपरे कौन है? अंटार्कटिका, और नीचे कौन है? अंटार्कटिका है। और 2 महादेशों को अलग कौन कर देता है? अटलांटिक है। तो चारों तरफ से कौन है? प्रशांत। सबसे बड़ा कौन हो गया? प्रशांत महासागर। एगो हिंदुस्तान देखिए, ये है हिंदुस्तान के नीचे जो महासागर है तो हिंदुस्तान, तो हिंद महासागर आ गया। 5वां महासागर। कितने बच्चों को बढ़िया से समझ में आ गया? महादेश और महासागर क्लियर हो गए? अब देख लीजिए, आपको इसमें ज्यादा पीला दिखाई दे रहा है कि ज्यादा ब्लू दिखाई दे रहा है? ब्लू ज्यादा दिखाई दे रहा है। आपको पीला से ज्यादा क्या दिखाई दे रहा है? ब्लू, यानी कि पानी ज्यादा है। पानी क्या है? बहुत ज्यादा है। समझ में आ गई बात? तो पानी जो है अगर बहुत ज्यादा है तो यह कितना परसेंट है भैया? तो 71%। 2/3 माने इसको कह सकते हैं। और 1/3 में क्या है? ये पृथ्वी है। 1/3 में क्या है? पृथ्वी है, जहां पे लोग रहते हैं। समझ में आ गई बात? अब यहां से एक चीज और समझिए, खूब बढ़िया से समझिएगा इस चीज को। कैसे समझिएगा? हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। देखिए कैसे समझिएगा सर। अब हमको ये बताइएगा, देखिए हम क्या करते हैं, पृथ्वी को कौन ऐसी रेखा है जो 2 भागों में बांट देती है? तो विषुवत रेखा है। समझे कि नहीं? पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्यरेखीय रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, या उसी को हम लोग विषुवतीय रेखा कहते हैं, 0 डिग्री की रेखा कहते हैं। तो इसको हम लोग 2 भागों में बांट दें, एकदम बराबरी हिसाब से। इसको कितने भागों में बांट देंगे? 2 भागों में बांट दिए। आप 2 भागों में इसको बांट दिए विषुवत रेखा से। अब हमको बताइए जरा सा, आपको भगवान आंख दिए हैं तो आप हमको बताइए, जल आपको सबसे ज्यादा दक्षिण की, नीचे हो गया दक्षिण, ऊपर हो गया उत्तरी, तो आपको स्थल ज्यादा ऊपर, स्थल की बात कर रहे हैं, स्थल ज्यादा ऊपर मिल रहा है कि नीचे मिल रहा है? ऊपर मिल रहा है। तो ऊपर में कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध की ओर स्थल ज्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध की ओर पानी ज्यादा है। तो आपसे कोई पूछेगा कि विश्व के किस हिस्से में है ना सबसे ज्यादा पानी है, तो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में पानी की मात्रा ज्यादा है, और स्थल जो है सबसे ज्यादा कहाँ है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। इस बात को तो बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? तो इसीलिए आप देखिए, अगर हम पृथ्वी को गोल कर दे तो इसको हम लोग बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज्यादा है कि पानी ज्यादा है? तो स्थल ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे स्थल गोलार्ध। क्या बोलेंगे? स्थल गोलार्ध, यानी कि स्थल ज्यादा है। और नीचे वाले को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। और आप हमको बताइए कि दक्षिणी गोलार्ध में पानी ज्यादा है कि स्थल ज्यादा है? तो पानी ज्यादा है, तो इसलिए इसको कहेंगे जल गोलार्ध। इसको क्या कहेंगे? जल गोलार्ध। यहां तक समझ में आ गया सबको? तो दक्षिणी गोलार्ध में पानी ज्यादा, उत्तरी गोलार्ध में स्थल
ज्यादा। यहां तक समझ में आ गया? कहीं से कोई दिक्कत है तो हमको बताइए। तो अगर नहीं दिक्कत है तो हम आगे बढ़े कि इसी पर रहे खाली? हम आगे बढ़ जाए ना जी। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ गए तो आ गया समझ में। तो यहां से और आपको देखिएगा पानी ज्यादा होने की वजह से पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने के बाद कैसा नजर आता है? नीला नीला नजर आता है कि नहीं? कैसा नजर आता है? नीला नीला। पृथ्वी जल की मात्रा 71% है ना। और स्थल की मात्रा पृथ्वी पर आपसे कोई पूछेगा कि स्थल की मात्रा क्या है, तो स्थल की मात्रा जो है कितना है? 29% है, यानी कि 1/3 है। कितना है? 1/3 है। कोई दिक्कत है? अब आपसे कोई पूछेगा कि पृथ्वी पर है ना, पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण? जल की उपस्थिति के कारण, जल की उपस्थिति के कारण है ना, जल की उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष से देखे जाने पर, अंतरिक्ष से देखे जाने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? तो पृथ्वी नीला दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? नीला दिखाई देती है, दिखाई देती है। आ गया समझ में? यह कैसी दिखाई देती है? नीला दिखाई देती है। ये पृथ्वी है तो इसके ऊपरी हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में आपको क्या मिल गया? गोलार्ध। इसमें क्या मिल गया आपको? स्थल। तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे स्थल गोलार्ध। और नीचे क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। और दक्षिणी गोलार्ध पर आपको क्या मिल गया? जल। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? जल गोलार्ध। क्या कहेंगे? जल गोलार्ध। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए बहुत अच्छे से। अगर इसको हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या समझ लीजिएगा, पृथ्वी पर जल मान के चलिए 100%। पूरा जल कितना है पृथ्वी पर? 100% है। पृथ्वी पर जल का परसेंटेज कितना मान लेते हैं आप? 100%। कितना मान लेते हैं? 100% मान लिए आप लोग। पृथ्वी पर जल कितना मान लिए? 100%। तो वह जल कहां है? तो एक आपको मिलेगा महासागर में मिलेगा। महासागर वही बताए ना, सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर, हिंदुस्तान के नीचे का महासागर तो हिंद महासागर, सबसे ऊपर का महासागर तो आर्कटिक महासागर, सबसे नीचे तो अंटार्कटिका महासागर है ना। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, साउथ अफ्रीका और यूरोप को कौन अलग करता है? तो अटलांटिक महासागर हो गया महासागर। समझे? और सारे के सारे महासागर में जल है। महासागर में सबसे ज्यादा जल है। कितना जल है? तो 96.5%। यानी कि अगर पूरे जल को 100% अगर आप मान लेते हैं तो महासागर में जल कितना है? 96.5%। तो जो बच गया जल तो वह कितना परसेंट हुआ? 3.5%। कितना परसेंट हुआ? 3.5%। इस 3.5% में है ना 1% जो जल है, 1% जो जल है वह पीने लायक नहीं है कि नहीं? यानी कि इसका जो है से 2.5% मानिए, जो 2.5% जल है तो 2.5% को अगर आप 100% मान लीजिए। कितना मान लीजिए? 100%। 3.5% जो जल बचा, 3.5% जल जो है ना, वो जो है हम लोगों को किसी काम का नहीं है कि नहीं? उसका जो है से 2.5% जल को अगर आप संपूर्ण मान लेते हैं, तो अगर इसको आप संपूर्ण जल मान लेते हैं तब क्या देखते हैं? देखिए, जब इसको संपूर्ण जल मान लेते हैं 2.5% को, तो 2.5% जल में संपूर्ण जल 100% इसको मान लीजिएगा तो 70%, 2.5% को 100% मान लीजिए, तो इसका 70% जो है ना, 70% बर्फ के रूप में जमा है। किस रूप में जमा है? बर्फ के रूप में। कैसे जमा है? बर्फ के रूप में। कहां कहां जमा है? तो आपको तो अभी बताए कि 70% जो है वह आपका ग्रीनलैंड में है, अंटार्कटिका में है, और कहां है? तो ग्लेशियर के रूप में है। ग्लेशियर बोले तो बर्फ के रूप में है। ग्लेशियर किसको बोलते हैं? जैसे हिमालय पर पूरा बर्फ जमा हो तो ग्लेशियर है कि नहीं? तो कहां कहां है? तो ग्रीनलैंड में है। कहां है? ग्रीनलैंड में है। और कहां है? तो आपको मिल जाएगा ये कहां? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में। और कहां मिलेगा भैया? तो ये आपको मिलेगा, दिखाई देगा कहां तक? ग्लेशियर के रूप में। किस रूप में है? ग्लेशियर के रूप में है।
और जो इसका 30% बचा, तो 30% पानी जो है वो कहां है, तो 30% पानी जो बचा वह कहां है, तो नदी में है। कहां है, नदी में है। और कहां है, तो झरना में है। और कहां है, तो तालाब में है कि नहीं, कहां है, तालाब में है, पोखरा में है, भूमिगत में है। पोखरा है और कहां है, भूमिगत है, भूमि के अंदर में है। तो 1% पानी ही आपको पीने वाला है। जो 1% पानी को हटाए ना इसमें से, वो पानी आपका पीने वाला है। बाकी 2.5% पानी किस रूप में है आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो 1% पानी जो पीने वाला है उसको हम लोग बर्बाद कर रहे हैं पीने के अलावा गाड़ी धोने में, तो बागवानी करने में, तो खेत पटाने में। तो धीरे धीरे पानी क्या हो जाएगा, खत्म होगा कि नहीं होगा। और जब पानी खत्म हो जाएगा तब क्या कीजिएगा, आपका वही चलता ना, अब पहले 60-70 पर जो निकलता था, पहले तो 30-35 पर पानी निकल जाता था, फिर 60-70 हुआ, अब का भाई तो 150, और अब ओकरो से पार कर रहा है 300 पर। यानी कि भूमि के अंदर का जल धीरे धीरे नीचे घसक रहा है। कहां घसक रहा है, नीचे। यानी कि आपको पानी पीने वाला अब मिलना बहुत मुश्किल है 10 साल के अंदर में, याद रखिएगा। तो इस चीज को आप लोग बढ़िया से समझ लिए कि नहीं समझ लिए। अब देख लीजिए, वर्ल्ड में जैसे अब पानी हम लोगों को मिलता कैसे है, तो हम लोगों को पानी का स्रोत जो है, भारत में जल का स्रोत बहुत सारा है। वर्षा जल है, नदियों का जल है, भूमिगत जल है, तालाब है, पोखरा है, झील है, जलाशय है, ग्लेशियर है, इन सबों से मिलता है ना। तो अब इस बात को समझिएगा क्या होता है, वर्ल्ड में जितना वर्षा हो रहा है, समझिए ध्यान से, वर्ल्ड में जितनी वर्षा हो रही है, वर्ल्ड में आप वर्षा को 100% मान लीजिए। क्या मान लीजिए, वर्ल्ड में वर्षा को कितना मान लीजिए, 100% हो 100% वर्षा हो रही है ना पृथ्वी पर, है ना, पूरे वर्ल्ड में हम मान लिए। तो भारत में बताइए कितने % वर्षा होती है। जैसे अगर वर्षा तो सिर्फ भारत में नहीं ना होती है, हर एक देशों में होती होगी। तो भारत में पूरे जितना वर्षा होती है, तो पूरे वर्षा को क्या मान लीजिए, 100%। तो उसका कितना %, 100 का कितना %, सिर्फ भारत में वर्षा होती है, तो 4%। कितना %, 4%। तो भारत की अगर बात करेंगे, तो भारत में जो वर्षा होगी, पूरे वर्ल्ड की जो वर्षा 100% है, तो कितना हिस्सा में होगा, 4%। कम नहीं है। 4% वर्षा अगर एक देश में होकर मान लेते हैं, 100 में 4 आप ही ले लेते हैं, तो 96 में न बढ़ जाएगा पूरा 193 देश में। अरे 193 देश जो है वो आपका माने मान्यता प्राप्त देश है, याद रखिएगा। बाकी तो 200 कुछ देश है कि नहीं, लेकिन 193 को हम लोग मान्यता प्राप्त देश कहते हैं। क्या कहते हैं, मान्यता प्राप्त देश, जिसको जो है सब मान्यता मिली है कि आप देश हैं, है ना। हम आपको देश में गिनती कर रहे हैं, इसका संख्या 193 ही गो है। तो उस हिसाब से अगर 193 ही गो बात करें, ऐसे तो 243-244 देश है, समझे कि नहीं। लेकिन मान्यता प्राप्त 193 ही देश है। तो भारत में वर्षा जो है जब सब जगह हो रहा है, तो जितना वर्षा हो रहा है उस कुल वर्षा का कितना प्रतिशत सिर्फ भारत में होता है, तो 4%। कम नहीं है, लेकिन हम लोगों की आबादी इतनी अधिक है कि उसके हिसाब से प्रति व्यक्ति अगर वर्षा अगर हम लोग देखें, तो प्रति व्यक्ति जो है से वर्षा जल की मात्रा बहुत कम जाती है कि नहीं। क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। भारत की जनसंख्या क्या है, बहुत ज्यादा है, समझे कि नहीं। तो इस बात को याद रखिएगा। तो मानव शरीर में जो माने मानव जो है हम लोगों के यहाँ इतना ज्यादा है कि हम लोगों के यहाँ ये 4% की बारिश भी बहुत कम नजर आती है। क्या नजर आती है, बहुत कम नजर आती है। तो याद रखिएगा। और उस हिसाब से अगर हम देखें, तो वर्षा जल के मामले में, वर्षा जल के मामले में, वर्षा जल के मामले में, है ना, भारत का जो स्थान है मामले में भारत का जो स्थान है मेरे भाई, भारत 193 जो देश है उसमें कैवा नंबर पर है, तो 133वां नंबर पर है। कैवा नंबर पर है, 133वां नंबर पर है, याद रखिएगा, नंबर पर है। यानी कि 133वां का मतलब हो गया कि भारत से 132 देश में प्रति व्यक्ति वर्षा ज्यादा मिलती है। और भारत में जो प्रति व्यक्ति वर्षा है उसके हिसाब से वर्षा जल के मामले में भारत 133वां नंबर पर आता है। किस हिसाब से,
तो प्रति व्यक्ति वर्षा के हिसाब से, प्रति व्यक्ति वर्षा के हिसाब से, वर्षा के हिसाब से। अब आया समझ में? हम लोगों की आबादी की वजह से जल की मात्रा, वर्षा की प्रति व्यक्ति वर्षा के हिसाब से जल की मात्रा कर दीजिए। जल की मात्रा में भारत कैवां नंबर पर है? 133वां नंबर पर है। क्लियर हो गए? समझ में आ गई कि नहीं बात? यहां तक समझ में आ गई? बोलिए। अब देखिए, हमारे यहां एक राज्य है भारत में, तमिलनाडु। क्या नाम है? तमिलनाडु। वहां एक नियम बना हुआ है। वहां क्या बना हुआ है? नियम। क्या नियम है? कि आपको जो वर्षा का जल निश्चित तौर पर संरक्षण करना ही है। अगर आप संरक्षण नहीं करते हैं और आपके यहां से पानी जो है छत से ऐसे ही बाहर निकल जा रहा है और उसको आप संचित नहीं करते हैं, संरक्षण नहीं करते हैं, तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो पूरे भारत में जितने राज्य हैं, सिर्फ यह नियम, वर्षा जल को संरक्षित करने का नियम कहां लागू हुआ है? तमिलनाडु में। कहां लागू हुआ है? तमिलनाडु में। तो याद रखिए, तमिलनाडु जो राज्य है, तमिलनाडु जो राज्य है ना, वहां तमिलनाडु में है ना, जल संरक्षण के लिए वर्षा के जल का, वर्षा जल कर दीजिए, वर्षा जल संरक्षण के लिए क्या बना हुआ है? नियम लागू किया गया है। क्या किया गया है? नियम और कानून बने हैं। नियम और कानून बने हैं। आ गया समझ में ना? तो आपसे पूछा जाएगा तो बताइएगा कहां? तमिलनाडु में। कहां? तमिलनाडु में। यही नहीं, आपको हम और बता रहे हैं, समझिएगा। राजस्थान में जब चले जाइएगा, क्योंकि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, वहां पानी की किल्लत है, तो वहां जो है वर्षा के जल, कभी कभी पानी पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? जमीन के नीचे टंकी जैसा खोद करके, है ना, कैसे टंकी की तरह खोद करके पानी को संरक्षित रखने का उपाय किया गया है। यह कहां है? राजस्थान में। राजस्थान में इसको बोला जाता है टाका, है ना, उस चिड़वा को क्या बोला जाता है? टाका। और हम लोग जब और देखेंगे, है ना, जैसलमेर में अगर जाएंगे तो जैसलमेर में इसी चिड़वा को बोला जाता है आपको खेदानी या जोहड़। क्या कहा जाता है? खेदानी या जोहड़ बोलते हैं उसको, है ना। जो राजस्थान में, है ना, क्या बनता है भैया? भूमि में टंकी बनाकर, भूमि में क्या बना करके? टंकी बना करके, है ना, भूमि में टंकी बना करके वर्षा जल को संरक्षित किया जाता है। वर्षा जल को संरक्षित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। उसको राजस्थान में क्या बोलते हैं? तो इसको राजस्थान में टाका कहा जाता है। टाका कहा जाता है, याद रहेगा। इसको राजस्थान में क्या कहा जाता है? टाका कहते हैं। क्या कहते हैं? टाका। अगर हम लोग जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर की बात करें तो वहां क्या कहलाता है? तो वहां इसी को चीज को हम लोग क्या कहते हैं? खेदानी। क्या कहते हैं? खेदानी। या इसी को क्या कहते हैं? जोहट। जोहट कहते हैं। क्या कहते हैं? जोहट बोलते हैं। समझ में आ गई बात? क्या बोलते हैं? जोहट बोलते हैं। समझ में आ गया? अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, भारत में जल का स्रोत। क्या पढ़ेंगे? भारत में जल का स्रोत। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में जल का स्रोत। याद रहेगा ना? भारत में क्या पढ़ेंगे? जल का स्रोत। अब देख लेते हैं भारत में जल का स्रोत। दिखाई दे रहा है आप लोग को? भारत में जल का स्रोत। पहले ठीक था कि ठीक है? ये ठीक है। चलो, भारत में जल का स्रोत देख लीजिए। तो भारत में जो जल का स्रोत है, सबसे पहला स्रोत है वर्षा जल। बारिश के पानी, वर्षा के पानी को ही हम लोग मुख्य रूप से यहाँ खेती होती है भारत में। तो वर्षा, है ना, वर्षा का जल क्या लिखेंगे? वर्षा जल।
क्या है? वर्षा जल इसका प्रमुख स्रोत है। सबसे ज्यादा सिंचाई वर्षा जल से होती है, याद रखिएगा। भारत में खेतों की सिंचाई सबसे ज्यादा इसी से होती है। किससे? वर्षा जल से। सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है? वर्षा के जल से। समझ में आ गया बात? और वर्षा के जल से कहां कहां सिंचाई होती है? तो उत्तर भारत में भी होती है और दक्षिण भारत में भी होती है। लेकिन देखिए होता क्या है ना कि उत्तर भारत में जो है नदियां बहुत है ना, तो सिंचाई के लिए वहां नदियों से नहर निकाले गए हैं, है ना। तो याद रखिएगा हम लोगों के यहाँ वर्षा जल से सबसे ज्यादा सिंचाई कहां होती है? तो उत्तर भारत में देखिएगा, उत्तर भारत में किससे? नहर से। किससे? नहर से। लेकिन अगर वही दक्षिण भारत में जब जाइएगा, दक्षिण समझ रहे हैं ना कि नीचे साइड में, तो वहां क्या चीज से ज्यादातर होता है? कुआं या तालाब जो है उसके माध्यम से। कैसे? कुआं या तालाब के माध्यम से। कुआं या तालाब के माध्यम से। आया समझ में? कैसे होती है? कुआं या तालाब के माध्यम से वहां पर ये होती है। अब इस बात को समझिएगा, बहुत सारी हमारे यहाँ भारत में जल का स्रोत क्या है? नदियां भी जल का स्रोत है। नदियां क्या है? नदियां। नदियां जल का स्रोत है। तो नदियों में सबसे प्रमुख और सबसे ज्यादा जो जल का स्रोत है वह है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी। अब आपको तो पता ही होगा कि गंगा नदी जो है ना, अलकनंदा और भागीरथी जब देव प्रयाग में मिलती है तो वहीं से गंगा की उत्पत्ति होती है ना। अलकनंदा जो नदी है और उसमें जो है से गंगोत्री है ना, गंगोत्री नदी भागीरथी जो नदी है, गंगोत्री के गोमुख से जो निकलती है नदी, जिसको हम लोग भागीरथी कहते हैं, वो कहां आकर के मिलती है? तो ये मिलती है देव प्रयाग में। कहां पे? देव प्रयाग में। तो देव प्रयाग में दो नदियों का संगम होता है, एक अलकनंदा का और दूसरा क्या चीज का? माने भागीरथी का। तो वहां क्या बन जाती है? गंगा। क्या बन जाती है? गंगा। तो याद देखिए वही है गंगा नदी। तो गंगा नदी कहां से निकलेगी? मुख्य रूप से क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे उत्तराखंड। कहां से? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के किस जगह से? तो उत्तराखंड के गंगोत्री जगह से। गंगोत्री में भी कहां? गोमुख से। गंगोत्री के किस जगह से? गोमुख से। याद रखिएगा गंगोत्री के कहां से? गोमुख से। कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी निकलती है। तो उत्तराखंड से यह नदियां बहते हुए कहां जाती है? उत्तर प्रदेश में। कहां जाती है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से फिर कहां पहुंचती है? तो बिहार में। कहां पहुंचती है? बिहार में। बिहार से कहां जाती है? हल्का सा झारखंड में भी है, हल्का सा झारखंड को भी टच करती है। उसके बाद कहां चली जाती है? पश्चिम बंगाल में। कहां पे? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहां जो नदियों से ये गंगा नदी निकली, तो इन सभी जगहों पर खेती बहुत अच्छी होगी, है ना। खेती क्या होगी? बहुत अच्छी होगी। क्लियर हो गया? अब देखिए भारत में जल का स्रोत वर्षा जल हो गया, नदी हो गया, भूमिगत जल भी है। क्या है? भूमिगत जल। भूमिगत जल का मतलब क्या हो गया? भूमि के अंदर में पाए जाने वाले जल को क्या कहते हैं? भूमिगत जल। यानी कि क्या कर करके? पंपिंग कर करके हम लोग, है ना, खोद करके, है ना, हम लोग क्या करते हैं? पानी को बाहर निकालते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? भूमिगत जल। ध्यान से सुनिए, उसको क्या कहते हैं? भूमिगत जल। अब ध्यान से समझिएगा और क्या है हमारे यहाँ भारत में जल का स्रोत? तो हमारे यहाँ जल का स्रोत है तालाब। क्या है? तालाब, पोखर, आहर, है कि नहीं है? क्या है? आहर, झील या अन्य जलाशय भी है, या जलाशय जिसको बोलते हैं जहां पे जल का घर है, जलाशय। आशय है जहां जल का, वो है। और क्या है? तो एक और है हमारे यहाँ जल का स्रोत, ग्लेशियर। ग्लेशियर जब पिघलता है तो बर्फ बन करके, है ना, पानी बन जाता है और उसी से नदियां जो है से बाहर निकलती हैं। नदियां क्या होती हैं? बाहर निकलती हैं। तो हमारे यहाँ हिमालय पर्वत पर जाकर के, हिमालय पर्वत में जो ग्लेशियर है वह पिघलने से भी क्या बन जाती है? पानी। हिमालय पर्वत से। कहां से? हिमालय पर्वत से। समझ में आई बात है?
सुनाई दे रहा है? तो ये सभी हमारे यहाँ जल का क्या है? स्रोत है। तो आपसे पूछेगा जल जल कैसे एक महत्वपूर्ण संसाधन है, तो क्या जवाब दीजिएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जल कैसे एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जल कैसे एक महत्वपूर्ण संसाधन है, तो क्या जवाब दीजिएगा? तो भैया देखिए, जल कैसे एक महत्वपूर्ण संसाधन है, तो देखिए आप हमको बताइए, पीने का पानी के लिए, पीने के लिए भी जल की जरूरत है। कैसे लिखेगा वो बता रहे हैं। तो पीने के लिए जल की जरूरत है, नहाने के लिए जल की जरूरत है, कपड़ा धोने के लिए जल की जरूरत है, कूलर में डालने के लिए जल की जरूरत है, खाना बनाने के लिए जल की जरूरत है, उद्योग धंधा कल कारखाने, उद्योग और कल कारखाने चलाने के लिए, कल कारखाने चलाने के लिए क्या आपको जरूरत है जल की कि नहीं जरूरत है, से बताइए ना। तो इन सभी चीजों के लिए जल की जरूरत है। नाव कहाँ चलेगा? जल रहेगा तब ना। जहाज कहाँ चलेगा? जब नाव जब जल रहेगा तब ना। तो इन सभी को भी चलाने के लिए जल की जरूरत है कि नहीं है? तो जल कैसे एक महत्वपूर्ण संसाधन है, इस बात को लिख दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि इसीलिए महत्वपूर्ण है, संसाधन के रूप में है, नहीं लिखा जाएगा। तो अब अगला देख लीजिए। अब यहां पे समझिए, आपको पता होना चाहिए कि विश्व में जितनी जनसंख्या है, भारत जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर है। कुछ दिन में ये रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहले नंबर पर हो जाएगा, कोई दो राय नहीं है। तो विश्व में कुल जनसंख्या जितनी है उसका कितना प्रतिशत अकेले भारत में जनसंख्या है? तो क्या जवाब दीजिएगा? तो याद रखिएगा 17.5%। समझे कि नहीं? कितना प्रतिशत? 17.5%। यानी कि विश्व में कुल जनसंख्या का, विश्व में कुल जनसंख्या का है ना, अकेले भारत में, अकेले भारत में सोचिए कितना परसेंट है? 17.5% जनसंख्या है। आगे समझ में ना, रिकॉर्ड तोड़ है ये कितना है? रिकॉर्ड तोड़ है। अभी है जनसंख्या के मामले में भारत, विश्व में जनसंख्या के लिए भारत में, तो भारत कैवा नंबर पर है जनसंख्या के मामले में? दूसरा नंबर पर है। वर्षा जल के मामले में कितना नंबर पर है प्रति व्यक्ति? 133वां नंबर पर है ना। क्षेत्रफल के मामले में कैवा नंबर पर है? 7वां नंबर पर। समझे कि नहीं? लेकिन जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर है, कुछ दिन में 1 नंबर पर आ जाएगा। पहले चीन में था, है ना, लेकिन अब हमको तो लगता है कि गिनाया जाएगा तो पारे न कर जाओ, है कि नहीं? अब 1 नंबर पर आ ही जाएगा भैया, ये 1 नंबर पर आता ही है। जनसंख्या के मतलब समझ रहे ना, सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला ही जगह है भारत, तभी ना जनसंख्या बढ़ा जी। तो 1 नंबर पर है, समझे कि नहीं? क्षेत्रफल में कितना नंबर पर है? क्षेत्रफल में आपको बता देते हैं 7वां नंबर पर है। क्षेत्रफल में कितना नंबर पर? 7वां नंबर पर। समझे कि नहीं? तो सबको जल चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको जल चाहिए, है कि नहीं? तो जल के मामले में अगर कहें तो जल यहाँ वर्षा जल कितना है? तो वर्षा जल के मामले में यहाँ पे कितना है? चौथा 4% है। और कितना नंबर आता है? 133वां नंबर पर है। देख रहे हैं ना, 133वां नंबर पर है। मानव के शरीर में जल की जो मात्रा होती है वो कितना होता है बताइए तो? 65%। 65% से 70%। मानव शरीर आपका जितना है, जितना शरीर है उसमें आपका कुल वजन का 65 से 70% खाली पानी है कि नहीं? मानव शरीर जो है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी है? तो जल की मात्रा जो है 65 से 70% है। कितना है? 65 से 70% है। समझ में आ गई बात? अब हम लोगों को बहुत महत्वपूर्ण चीज पढ़ना है, बांध। क्या पढ़ना है? बांध। इससे खूब क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना कोई बांध कहते हैं, समझे कि नहीं? तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, है ना, भारत की बहुउद्देशीय, टॉपिक है भारत की बहुउद्देशीय, है ना, क्या चीज? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना,
अब परियोजना का मतलब हो गया बांध। बांध कहाँ बंधाएगा? नदी में बांध बंधाएगा, है कि नहीं? कि तोर घर ही पर बांधे बांध? कहाँ बांधे बांध? नदी में कि घर पे? नदी में। तो जहां पे बांध बनेगा उसको कहेंगे नदी घाटी परियोजना। तो इसका बहुउद्देशीय का सर अर्थ समझाइए। तो बहुत उद्देश्य का मतलब होता है माने जिसके एक काम करने से बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए। अगर बांध बनाने से बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है तो हम कहेंगे कि नहीं बांध बनाना जरूरी है कि नहीं? उससे बहुत सारे उद्देश्यों की पूरी पूर्ति होती है। जैसे आप बढ़िया से सोचिए, ध्यान से, क्या बढ़िया से सोचिएगा और ध्यान से सोचिएगा तो इस बात को ध्यान से सोचिए कि जब नदी में बांध बनेगा तो उससे क्या क्या लाभ है, ये पढ़ना है आप लोगों को। इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, समझे कि नहीं? तो ध्यान से समझिएगा। जब एक साथ बहुत सारे उद्देश्य के लिए, जब एक साथ बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति जिस भी परियोजना से हो, जिस परियोजना के द्वारा होती है, उसी को हम लोग कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। आ गया समझ में? तो हम लिख देते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या होता है। देखिए, जब एक साथ बहुत सारे, जब एक साथ बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति, बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति जिस परियोजना के द्वारा होता है, जिस परियोजना के द्वारा होता है, जिस परियोजना के द्वारा होता है, जिस परियोजना के द्वारा होता है उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। अब ध्यान से समझिएगा, बहुउद्देशीय परियोजना इसको कहेंगे। अब इस मैटर को बहुत अच्छे से समझिए। आप जब नदी में एक बांध बनाते हैं तो क्या होता है? देखिए, जब जैसे ही आपने नदी पर बांध बना दिया, क्या किया? नदी पर बांध बनाया। तो अब देखिए ध्यान से, जब आप नदी पर बांध बनाइएगा तो सबसे पहले देखिए, आप बहुत सारे गांवों को डूबने से बचा लिए। पहला उद्देश्य की तो पूर्ति हो गया। और अगर आप इस नदी पर मान के चलिए कि नदी पर यहां पर बांध बना दिए, कोई नदी है और यहां पर आप बांध बना दिए। क्या बना दिए? बांध। तो निश्चित तौर पर जब पहले नदी होगी तो ये साइड से ये साइड जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। रास्ता होगा? नहीं होगा। लेकिन जब बांध बन गया तो अब बताइए, बांध बना करके आपने क्या किया? एक रास्ता बना दिया आने जाने के लिए। ये साइड से वो साइड पार करने के लिए क्या बना दिया? एक रास्ता बन गया। और अब जहां पे नदी जब आगे की ओर बढ़ेगी तो ये इधर जो पानी जमा हुआ रहेगा एक तालाब का रूप ले लेगा, एक झील बन जाएगा। इस झील से, इस तालाब से बहुत सारी नहरें भी निकाली जा सकती हैं। बहुत सारी क्या निकाली जा सकती है? नहरें निकाली जा सकती हैं। और इस पानी को हम लोग कहीं भी पहुंचा सकते हैं सिंचाई के लिए। अगर पानी जम गया है तो इसमें मछली भी पाला जा सकता है। अगर बहुत सारे पानी यहाँ पर जमे हैं तो इसमें नाव वगैरह भी चल सकते हैं। नाव अगर चलेंगे तो यहाँ पर मनोरंजन का केंद्र भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर लोग घूमने भी आ सकते हैं। यहाँ पर जो है से हम लोग आ करके, है ना, एक क्या बना सकते हैं? तो टहलने घूमने का एक बहुत अच्छा पार्क का भी निर्माण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो बहुत सारी। और जैसे ही आप पानी को छोड़िएगा, बांध में एक गेट लगा हुआ रहता है जिसको बैराज कहते हैं, है ना, बराज जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि बराज। तो बराज जो है से उस पर क्या है, जब खोलिएगा तो पानी जब नीचे जाएगा तो उसमें अगर उधर टरबाइन लगा दीजिएगा तो टरबाइन जब लगा दीजिएगा तो पानी उस पर गिरेगा तो वह नाचेगा। और जैसे ही टरबाइन नाचेगा, जितना नाचेगा उतना बिजली का उत्पादन होगा। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं,
है कि नहीं, बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। साथ ही परिवहन का, जहां पे यहाँ पे परिवहन का भी विकास हो गया है ना, नाव जहाज चलने लगे हैं, है कि नहीं, एक सुंदर सा दृश्य तैयार हो गया, घूमने घामने के लिए पार्क उद्यान भी बनाए जा सकते हैं। तो बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति यहाँ पर होती है। इसी चीज को कहते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो नदी पर जैसे ही बांध बनेगा तो क्या हो सकता है, इससे बिजली का उत्पादन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो बिजली का उत्पादन, बिजली के उत्पादन के साथ साथ क्या कर सकते हैं, तो इससे हम लोग सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, है ना। सिंचाई के लिए नाहर की सुविधा निकाल सकते हैं, नाहर की सुविधा निकाल सकते हैं, सुविधा निकाल सकते हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। गांव को डूबने से बचा सकते हैं, गांव को डूबने से बचा सकते हैं। और क्या हो सकता है, पर्यटन का केंद्र बन सकता है, पर्यटन का केंद्र बन सकता है, केंद्र बन सकता है। और क्या हो सकता है, पर्यटन का विकास होगा, मत्स्य पालन हो सकता है, मत्स्य पालन हो सकता है, मत्स्य पालन हो सकता है। नाव जहाज स्टीमर वगैरह चल सकते हैं, स्टीमर चला सकते हैं, है कि नहीं, ये सब चीज चला सकते हैं। और क्या हो सकता है, परिवहन का विकास हो सकता है, परिवहन का विकास हो सकता है कि नहीं। झील का निर्माण हो सकता है, झील का निर्माण कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। भैया अब देखिए, आपने एक बांध बनाया, लेकिन इस एक बांध से कितने उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि नहीं, बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि नहीं। इसीलिए नदी घाटी परियोजना को कहा गया बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय मतलब बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति इससे की जा सकती है। क्लियर हो गए कि नहीं हो गए। अब हम लोग बारी बारी से ध्यान से समझेंगे। देखिए, अब आपको सबसे पहले समझिए, भारत का सबसे पहले नदी घाटी परियोजना है ना, भारत का सबसे पहला नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बना। हाँ बोलिए, ठीक बोल रहे थे, दामोदर नदी घाटी परियोजना, है ना, उसको क्या बोलते हैं, दामोदर नदी घाटी परियोजना कहते हैं। समझ में आ गई बात है। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन आएगा तो लिखना पड़ेगा। क्या लिखिएगा कि भारत का सबसे पहली नदी घाटी परियोजना, भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना किसको बोला जाता है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना को बोलते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, तो ये दामोदर नदी घाटी पर जो बांध बना वह कहां पर है, दामोदर नदी घाटी पश्चिम बंगाल में। कहां है, पश्चिम बंगाल में। कहां, पश्चिमी बंगाल में। समझे कि नहीं, पश्चिमी बंगाल में। पहले ना इस नदी को याद रखिएगा, दामोदर जो नदी है, इस नदी को बंगाल का शोक कहते थे, क्योंकि जब इसमें तब माने जब ये नदी बहुत खराब नदी थी, खच्चर नदी थी, गदहवा नदी था ये, है कि नहीं, जब आता था ये पूरा एकदम तो तबाही लेकर के आता था। कैसे आता था, तबाही लेकर के आता था। तो याद रखिएगा, बंगाल का शोक इसको बोला जाता था पहले, है ना, पहले इसको, इसलिए पहले लिख रहे हैं, पहले इसको बंगाल का शोक कहते हैं, बंगाल का शोक कहते थे, शोक कहते थे। आज भी देखिए बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को, है कि नहीं, आज भी तबाही लिया जाता है। हालांकि बांध बना है, लेकिन पूर्णतः वो जो है बांध बना करके उसके पानी को रोकना संभव नहीं हो पाया, अभी भी वो तबाही लाती है, लेकिन कुछ कमा है, लेकिन तबाही अभी भी लाती है। लेकिन दामोदर नदी घाटी यानी कि दामोदर नदी घाटी परियोजना का मतलब हो गया बांध बना करके, समझे कि नहीं,
तो जब बांध बन गया तो बंगाल में अब तबाही नहीं आती है। तो सबसे पहले इसको क्या बोलते थे, बंगाल का शोक कहते थे। अब तो भैया ये वरदान हो गया, अब ये क्या हो गया, वरदान हो गया। अब कहते हैं, अब नहीं कहते हैं, अब नहीं कहते हैं। काहे, यहां पर एक बांध बन गया, उस बांध को क्या बोलते हैं, दामोदर नदी घाटी परियोजना। क्या बोलते हैं, दामोदर नदी घाटी परियोजना कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना या भारत पर सबसे पहला बांध किस नदी पर बनाया गया, तो क्या बताइएगा, दामोदर नदी पर। किस नदी पर, दामोदर नदी पर। क्लियर हो गया। कहां पे बांध बनाया गया, तो पश्चिम बंगाल में। कहां पे, पश्चिम बंगाल में। क्लियर हो गया, याद रखिएगा। सबसे पहला चीज यहीं पर आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए देखिए ये हम नदी वाला भी पूरा निकाल दिए हैं। यहां पे है, आप नक्शा से भी इसको देख सकते हैं। देखिए ये है आपका पश्चिम बंगाल, क्या है, पश्चिम बंगाल। यहां पे देखिए बिहार हो गया, बिहार के ठीक बगल में देखिए ये वाला जगह। ओहो, देखिए ध्यान से आप लोग, यहां जो नदी है, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये पश्चिम बंगाल है, देखिएगा ध्यान से, देख रहे हैं ना। पूरा देखिए ये यहां तक जो है, ये क्या है, पश्चिम बंगाल है। ये क्या है, पश्चिम बंगाल है। क्या है ये, पश्चिम बंगाल है। तो यहां पर ही आप देखिएगा, ये पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल को ही देखिएगा तो यहां पर दामोदर घाटी नदी परियोजना है। कौन सी नदी परियोजना है, दामोदर घाटी नदी परियोजना है। समझ में आ गई बात। और ये फिर जाकर के कहा मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये नदी परियोजना है जिसके बारे में आप लोगों ने समझ लिया बढ़िया से, कोई दिक्कत है, इसको आप लोगों ने समझा कि नहीं समझा। अब देखिए इसी हिसाब से अगर हम दूसरा बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा बांध, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, भाखड़ा बांध, भाखड़ा नांगल बांध कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाखड़ा बांध। और यह किस नदी पर बांधा गया है, तो हाँ, सतलज नदी पर। किस नदी पर बांधा गया है, सतलज नदी पर है। और सतलज नदी कहां, तो आप देखिए यहां पर, आप हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं, आपको देखिए ये सतलज आपको यहां दिखाई दे रहा है, सतलुज लिखा हुआ है, देखिए यहां पे। तो देखिए पंजाब को आप देखिए ध्यान से, कहां पे देखिएगा, पंजाब, यही है आपका पंजाब। देखिए ध्यान से, ये पंजाब है। तो पंजाब को देखिए, और पंजाब को भी देखिए, और हिमाचल प्रदेश को भी देखिए। ये है हिमाचल प्रदेश, आपको सब नजर आ रहा होगा, हिमाचल प्रदेश। ये पूरा का पूरा क्या है, हिमाचल प्रदेश है, देख रहे हैं ना, ये हिमाचल प्रदेश है। और यहीं पर है आपका कौन सी नदी, सतलज नदी। कौन सी नदी, सतलज नदी। और यहीं पर एक बांध बनाया गया है। इस बांध को हम लोग क्या कहते हैं, भाखड़ा बांध। क्या बोलते हैं इसको, भाखड़ा बांध। क्या बोलते हैं इसको, भाखड़ा बांध। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, उसके बाद की हम चर्चा कर रहे हैं, इधर लिख दे साइड में, उसके बाद की हम चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं, तो ध्यान से समझिए, है ना, कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, ऐसे तो टिहरी बांध है, लेकिन है क्या चीज ना, कि टिहरी बांध जो आपको पढ़ना ही नहीं है, उत्तराखंड में आपकी किताब में दिया हुआ नहीं है ना। तो अभी हम लोग भाखड़ा बांध ही पढ़िए। क्या पढ़िए, भाखड़ा बांध ही पढ़िए, समझे कि नहीं। वो भागीरथी जो नदी है ना, भागीरथी नदी है कि नहीं, उत्तराखंड में देखिएगा, यहाँ पर जो है भागीरथी नदी जो है कि नहीं, तो वही भागीरथी पर बनाया गया बांध है ना। भागीरथी नदी पर जो बनाया गया बांध है उसी को हम लोग बोलते हैं टिहरी बांध, जो इसमें भी पढ़ना नहीं है आपको, तो याद रखिएगा। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो ऊंचा बांध आप क्या बोलिएगा, तो सबसे ऊंचा जो बांध है उसको हम लोग बोलते हैं भाखड़ा नांगल बांध। क्या बोलते हैं, भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध।
और ये जो भाखड़ा नांगल जो बांध है ये किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। सतलज नदी बोले तो कहां? तो पंजाब और कहां? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर कर दे, बॉर्डर पर है। हो गया ना? तो ये सतलज नदी परियोजना इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सतलज नदी परियोजना। समझ में आ रही है बात? और ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी ऊंचाई जो है, इस बांध की जो ऊंचाई है वह करीब करीब 226 मीटर ऊंचा है। जी कितना मीटर ऊंचा है? 226 मीटर ऊंचा है। 1 मीटर करीब करीब इतना बड़ा हो जाएगा। देखिए इतना बड़ा, 1 मीटर लगभग हो जाएगा। तो इतना, और 226 मीटर, कितना मीटर? 226 मीटर ऊंचा है। और यहां पे ना बिजली उत्पादन बहुत किया जाता है, बहुत ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है। और आपको अगर जानकारी नहीं है तो आप जान लीजिए कि बिजली उत्पादन होता है जो यहाँ पर है, याद रखिएगा इस चीज को, एकदम बहुत जरूरी चीज है। तो ये जो होता है बिजली उत्पादन 1275 मेगावाट, 1275 मेगावाट, मेगावाट की बात कर रहे हैं। अब मेगा जीगा ये सब आप लोग पढ़े हैं, है ना? ये द्रव्यमान का बड़ा इकाई है। जैसे 1-1 केजी में हो जाता है 1000, 1 केजी में कितना हो जाता है? 1000। 1000 में 1000 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 1 मेगा। तो 1 मेगा बराबर हो जाएगा 1000 गुना 1000। इसमें 1275 से गुना कीजिएगा ना तो इतना किलो, है ना, इतना ग्राम माने बिजली का उत्पादन होगा। समझे कि नहीं? तो 1275 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कितना? 1275 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। क्लियर हो गए? किससे? भाखड़ा नांगल बांध से। अब चूंकि देखिए यहां पर आप सबसे पहले इस बात को जान लीजिए, इसके पीछे जो है, जैसे ही नदी पर जैसे बांध बना होगा, तो नदी पर जैसे ही बांध बना होगा तो उसके पीछे में तो झील हो गया होगा। अरे भैया जैसे मान लीजिए कि सब पानी इधर रोक दिए तो इधर तो पानी अस्थिर हो गया, तो इधर क्या बन गया? झील बन गया। इधर क्या बन गया? झील। इधर से जब गेट बराज खुलेगा तो पानी नीचे निकलेगा, पानी क्या हो जाएगा? नीचे जाएगा। तो इधर जो झील बन गया, तो इसके पीछे जो झील बन गया, इसके पीछे क्या बन गया? झील। इसके पीछे क्या बन गया? झील बन गया। तो अब आप समझिए ये जो झील बन गया, इस झील का नाम बताइए। तो इस झील का नाम था, है ना, सिखों के गुरु। क्योंकि पंजाब में सिख गुरु हुआ करते थे, है ना, तो वहां एक गुरु जी थे जिनका नाम था क्या चीज? गोविंद सागर झील। इसका नाम क्या हो गया? गोविंद। गुरु गोविंद सिंह का नाम सुने होंगे ना? गुरु गोविंद सिंह सिखों के जो गुरु थे, उन्हीं के नाम पर यहां पर पंजाब में होने की वजह से, पंजाब में होने की वजह से इसको क्या कहा गया? गोविंद सागर झील। इसका नाम क्या लिख दिया गया? गोविंद सागर झील। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ध्यान से समझिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप जरा जवाब दीजिए कि गोविंद सागर झील किस नदी के बांध के पीछे बनाया गया है? तो वह सतलज नदी पर जो बांध बना है उसके पिछले। सतलज नदी पर कहां बांध बनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर। उसके बाद ये जो सबसे ऊंचा बांध भारत का कौन है? तो कौन बताइएगा? सतलज नदी बांध, है ना। कितना मीटर ऊंचा है? तो 226 मीटर। कितनी बिजली की उत्पादन होती है? 1275 मेगावाट बिजली की उत्पादन होती है। समझे कि नहीं? अब याद रखिएगा। तो ये सब सारे क्वेश्चंस आएंगे तो आप बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा? तो यहां तक की बात समझ लिए। तो 2 चीज समझ लिए। सबसे पहला समझ लीजिए, यहाँ पश्चिम बंगाल पढ़ लिए, और दूसरा यहाँ पर का बांध हम लोगों ने पढ़ लिया। यहां तक किसी को दिक्कत है? अब सबसे पहले बताइए यहाँ पर इस नदी से लाभ किन किन चीजों माने और कितने लोगों का हो रहा है? तो लाभ, इससे जो लाभ देखिएगा तो लाभ आपका हो जाएगा, जितने भी आसपास के जगह हैं सबको लाभ की प्राप्ति होगी। तो किसको किसको? तो पंजाब को तो खूब बढ़िया से लाभ हो रहा है। लाभ की चर्चा कर लीजिए। पंजाब और हिमाचल प्रदेश को तो कहना ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश, इसको लाभ हो रहा है। अब देखिए इसके ठीक बगल में सटा हुआ है हरियाणा, इसके ठीक बगल में सटा हुआ है उत्तराखंड। तो क्या उत्तराखंड में लाभ नहीं होगा? हिमाचल प्रदेश में लाभ नहीं होगा? इससे नीचे जब जाइएगा तो इधर झारखंड तक के भी इससे लाभ मिलता है, झारखंड को भी इससे लाभ मिलता है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ झारखंड को भी लाभ मिलता है।
और किसको मिलता है झारखंड में, किसको मैंने झारखंड के बाद किसको मिलता है, तो देखिए इससे सटा हुआ जगह है जम्मू कश्मीर। कौन है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर को भी क्या हो रहा है? लाभ मिल रहा है। तो लाभ किससे किसको? नहरें निकाल करके लाभ है ना दे रहा है जी। तो पंजाब को लाभ मिल रहा है, हिमाचल प्रदेश को लाभ मिल रहा है, जम्मू कश्मीर को लाभ मिल रहा है, और किसको लाभ मिल रहा है? तो उत्तराखंड को लाभ मिल रहा है, और किसको? तो हरियाणा को लाभ मिल रहा है। आगे बढ़िएगा तो इसी हिसाब से झारखंड को लाभ मिल रहा है कि नहीं? इन सारे चीजों को लाभ मिल रहा है। क्लियर हो गए? तो ये क्लियर हो गए, इसको आप लिख लीजिए। इसको जो है हम लोग अब देख लेते हैं, तो हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे, इसके बाद हम लोग चलते हैं। तो इसके बाद चलिए जरा सा इसको हटा दें अब। तो चलिए अब देख लीजिए आगे हम लोग फिर से एक बार, है ना। अब हम लोग जरा सा ध्यान से देख लेते हैं। अब देख लीजिए इसके बाद आप जरा सा एक चीज और समझिए ध्यान से। क्या समझिएगा ध्यान से? तो देखिए राजस्थान का नाम आप लोग सुने होंगे। राजस्थान, यहां देख लीजिए राजस्थान है, राजस्थान ये देख लीजिए, पूरा नक्शा से देखते चलिए। ये क्या है भैया? राजस्थान है। ये कितना बड़ा एरिया लिया हुआ है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? और ये मध्य प्रदेश वाला एरिया क्या घुस गया? नहीं, यहां से देखिए तो हमको देखना है राजस्थान। ये देखिए राजस्थान है। ये क्या देख लिए? राजस्थान है कि नहीं? ये है आपका राजस्थान। ये क्या है? राजस्थान। देखे? अब इस राजस्थान को ध्यान से देखिए। तो राजस्थान से जो है, राजस्थान में है ना, भी आपको एक चीज बढ़िया से समझना होगा यहाँ पे कि इस राजस्थान में हम लोगों को, है ना, पंजाब में जो एक बांध है, पंजाब में एक बांध है ना। तो पंजाब के जो बांध है उसको हम लोग बोलते हैं हरिके बैराज। क्या नाम बोलते हैं उसको? हरिके बैराज। बैराज का मतलब होता है कि गेट खोल दीजिए तो पानी बाहर निकल जाएगा। तो हरिके बैराज से एक नहर, पंजाब में जो हरिके बैराज है उससे एक नहर, इस पंजाब से एक नहर, है ना, नहर सतलज के पानी को लेकर के, किसके पानी को लेकर के? सतलज से पानी को, है ना, लेकर के वो आती है। समझे कि नहीं? तो अब इसमें ध्यान से समझिएगा। एक नहर है, वो निकाल करके राजस्थान के पश्चिमी भाग में, किधर? पश्चिमी भाग में एक नहर लाया गया है, एक नहर लाया गया है। और उसी नहर में ये जो सतलज का जो पानी है इसको मिला दिया गया है। किसका पानी को? सतलज के पानी को मिला दिया गया है। इस नहर को क्यों मिलाया गया है सतलज के पानी को? ताकि राजस्थान में इसकी सिंचाई हो सके। राजस्थान में क्या हो सके? सिंचाई हो सके। समझे कि नहीं? इस नहर को ही कहते हैं इंदिरा गांधी नहर। क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर। तो राजस्थान में जो है से क्या है भैया? तो राजस्थान में क्या है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर कहां से आई है? तो पंजाब से। पंजाब से जो आई है किस पानी को लेकर के आई है? सतलज नदी के पानी को, सतलज नदी के पानी को लेकर के आई है। राजस्थान में जो आई है तो इसका नाम क्या पड़ गया? इंदिरा गांधी नहर। किस लिए आई है? सिंचाई के लिए। इसके लिए सिंचाई के लिए। किधर? तो पश्चिमी राजस्थान तरफ। किधर? पश्चिमी राजस्थान तरफ। समझ में आ गई बात? और ये कितना लंबा है? तो सबसे ज्यादा लंबा है, 500 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है? 500 किलोमीटर यह नहर लंबा है। अब बताइए, यह विश्व का सबसे लंबा नहर है। विश्व का सबसे लंबा नहर है। जब विश्व का सबसे लंबा नहर है तो क्या भारत का सबसे लंबा नहर नहीं हो जाएगा? तो जब आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे लंबा नहर कहां है, तो इंदिरा गांधी नहर है जो राजस्थान में है। वो पंजाब का एक नहर है, वहां हेरिका बैराज से, है ना, किस पंजाब के किस जगह से? हेरिका बैराज से, है ना, हेरिका बैराज से निकला है
और उसी बैराज में कहाँ का पानी घुस जाता है, सतलज नदी का। और राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में क्या होता है, उससे सिंचाई। और सबसे लंबा है, कितना मीटर है, किलोमीटर है, तो 500 किलोमीटर है। और यह विश्व का सबसे लंबा नहर है, यह विश्व का सबसे लंबा नहर है। समझ में आ गया बात है ना। राजस्थान में भी एक नदी है, उस नदी का नाम है चंबल नदी। देखिए, यह देखिए राजस्थान में, यहाँ पे देखिए चंबल नदी है, यह देखिए है चंबल नदी। तो राजस्थान में भी, राजस्थान में देखिएगा ध्यान से कि राजस्थान में चंबल नदी है। कौन नदी है, चंबल नदी। और चंबल नदी पर एक बांध है ना। चंबल नदी पर क्या है, बांध है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना, इसको क्या बोलते हैं, चंबल नदी घाटी परियोजना इसको बोलते हैं। जो आपको पढ़ना है किताब में, क्या बोलते हैं इसको, चंबल घाटी नदी परियोजना बोलते हैं। इस पर 3 बांध है ना। इस जो चंबल नदी घाटी परियोजना पर कितना बांध है, तो इस पर 3 बांध है जी। तो 3 बांध कौन कौन सा बांध है, तीनों बांध का नाम जान लीजिए। तो सबसे पहला बांध है गांधी सागर बांध। क्या नाम है, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। दूसरा का जो बांध है उसका नाम है राणा सागर बांध। क्या नाम है उसका, राणा सागर बांध। और तीसरा का जो बांध है उसका नाम है ना, जो तीसरा का जो बांध है उसका नाम है ना, कोटा बेसव बांध, है ना। इस तरह से कुछ नाम है, देख लीजिएगा, बेसव बांध, समझे कि नहीं, कोटा बेसव बांध। और ये बांध जो है से क्या करता है, पानी रोकने वाला ये सब बांध है ना। क्या है, पानी रोकने वाला, है ना। ये सब बांध बना करके पानी रोका गया है। और राजस्थान में सिंचाई की व्यवस्था की गई है, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र ज्यादा ना है, तो पानी की किल्लत बहुत ज्यादा है। तो अभी आप लोगों ने 3 चीजों के बारे में बढ़िया से पढ़ा। एक पढ़ा आप पश्चिम बंगाल, दूसरा पढ़ा पंजाब हिमाचल प्रदेश में, और तीसरा पढ़ लिया कहाँ, राजस्थान में। 3 बांध के बारे में देख लिया। अब देख लीजिए उड़ीसा तरफ। अब कहां देखिएगा, उड़ीसा। उड़ीसा बोले तो देखिए यही उड़ीसा है जी। देखिए यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा उड़ीसा। समझ में आ रहा है बात ना। यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, उड़ीसा। यही आपका उड़ीसा है। देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे बनाया हुआ है उड़ीसा, है कि नहीं। ये पूरा का पूरा क्या है, उड़ीसा। तो उड़ीसा के बारे में जरा सा समझ लीजिए। उड़ीसा, तो उड़ीसा में जो है महानदी है। देखिए बगल में लिख रहा है, उड़ीसा के बगल में क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा महानदी लिखा हुआ है। तो इस महानदी पर एक बांध है ना। कहाँ है, महानदी पर। उड़ीसा में किस नदी पर, महानदी पर। महानदी पर एक बांध है। तो इस पर एक बांध जो है, तो इस बांध को बोलते हैं हम लोग, है ना। एक बांध बना हुआ है महानदी पर, इसको बोलते हैं हीराकुंड बांध। इसको क्या बोलते हैं, हीराकुंड बांध। याद रहेगा नाम, इसका नाम है क्या चीज, हीराकुंड बांध। तो महानदी पर कहां, उड़ीसा में एक बांध बनाया गया है। इस बांध को हम लोग क्या बोलते हैं, हीराकुंड बांध। याद रखिएगा, हीराकुंड बांध। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि विश्व का सबसे लंबा बांध है ये, है ना। हीराकुंड बांध जो है विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध है। तो भारत का तो हो ही ना जाएगा। जब विश्व का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है, किस नदी पर है, तो महानदी पर। कहां पर है, तो उड़ीसा में। कहां पर है, तो उड़ीसा में। समझे कि नहीं। और इससे भी बिजली का उत्पादन होता है 270 मेगावाट, है ना। 270 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। यहां से बिजली का उत्पादन होता है। कितना उत्पादन होता है, 270 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। क्लियर हो गए। तो आप इसको भी समझ लिए, नक्शा से समझा रहे हैं इसलिए कि आपको लिखने से ज्यादा इसको समझने में अच्छा लगेगा। सबसे पहले आपने पश्चिम बंगाल देखा, दूसरा पंजाब हिमाचल प्रदेश पर देख लिया। पश्चिमी बंगाल पर क्या देख लिया आप लोग, दामोदर नदी घाटी परियोजना। यहां पर देख लिया आप लोग क्या चीज, तो सतलज नदी घाटी पर परियोजना देख लिए। और यहां जब देखे तो यहां आपने 2 देख लिया। एक तो नहर के बारे में इंदिरा गांधी नहर समझ लिया, और चंबल नदी घाटी परियोजना समझ लिया। अब इसके बाद उड़ीसा में महानदी पर एक बांध बना जिसको हम लोग हीराकुंड बांध कहते हैं।
जो विश्व का सबसे लंबा बांध है। 270 मेगावाट की बिजली उत्पत्ति यहां से की जाती है, समझे कि नहीं। अब देख लीजिए मध्य प्रदेश, तो यहां पर आप देखिएगा तो मध्य प्रदेश है। देखिए यहां पे ध्यान से, बीच में एकदम क्या है, मध्य प्रदेश है। यहां पर देखिए, यहां पे बीच में क्या है, मध्य प्रदेश। क्या है, मध्य प्रदेश है। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, एकदम ये सब क्या है, मध्य प्रदेश है। ये बीच में क्या है, मध्य प्रदेश है। इस मध्य प्रदेश में एक नदी है जिसका नाम है, देखिए यहाँ पे नर्मदा है ना। क्या नदी है, नर्मदा। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। तो यहां पे ही हम लिख देते हैं नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के ही अमरकंट, कहां से, अमरकंट चोटी से निकलता है यह नदी। अमरकंट की चोटी से, है ना, देख लेते हैं अमरकंट, अमरकंट की चोटी से क्या निकलता है, नर्मदा नदी। कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। ये जो नर्मदा नदी निकलती है तो इस पर एक बांध बनता है कि नहीं। और ये धीरे धीरे होता क्या है कि नर्मदा नदी से जो है मध्य प्रदेश के अमरकंट से जो निकल रही है, उसकी चोटी से निकलती है, बहते बहते गुजरात की ओर आती है। देखिए यहां से जब बहेगी तो देखिए यहां गुजरात घुस जाएगा। अब गुजरात से बहते बहते यहां देखिए वो खाड़ी है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, खंबात की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसको, खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है, खंबात की खाड़ी में मिल जाती है कौन, नर्मदा नदी। कौन नदी, नर्मदा नदी। इस पर एक बांध है, उस बांध को हम लोग कहते हैं नर्मदा नदी परियोजना। क्या बोलते हैं इसको, नर्मदा नदी परियोजना। क्या बोलेंगे, नर्मदा नदी परियोजना इसको बोलेंगे। तो नर्मदा नदी जो परियोजना है, इस परियोजना से लाभ किसको किसको है, तो भैया लाभ इसमें है आपको गुजरात को। किसको लाभ हो गया, गुजरात को। और किसको लाभ हो गया, मध्य प्रदेश को तो लाभ हो ही रहा है, मध्य प्रदेश को तो लाभ हो ही रहा है। इसके बगल में है राजस्थान, तो राजस्थान को भी लाभ होता है। साथ ही और लाभ होता है किसको, तो महाराष्ट्र को भी थोड़ा सा लाभ यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि इसके जस्ट बगल में कौन है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र को भी यहाँ पे लाभ इससे मिल जाता है। तो ये आप लोगों ने सीखा कि नहीं सीखा। तो आपने मध्य प्रदेश से निकलने वाली नर्मदा नदी जो कहां से निकलती है, अमरकंट की चोटी से निकलती है और बहते हुए गुजरात में घुस जाती है, और गुजरात में ही खंबात की खाड़ी से जाकर के क्या हो जाती है, मिल जाती है। समझे कि नहीं। और इस पर एक बांध बनाया गया है, जिस बांध को हम लोग कहते हैं नर्मदा नदी परियोजना। और इससे लाभ इसके अगल बगल के जितने भी राज्य हैं उन सभी को भी इससे लाभ मिलता है। अब चले आइए आप लोग कर्नाटक में। यहां तक हो गया सबको, यहां तक समझ में आया सभी को। अब हम लोग देख लेते हैं कर्नाटक को। किसको देख लेते हैं, कर्नाटक को। अब देख लीजिए किसको, कर्नाटक में। कर्नाटक आप लोग देख रहे होंगे, यह है कर्नाटक, जिसकी आकृति बिल्कुल केक की तरह है। कैसी है, केक की तरह। देखिए यही है कर्नाटक, देख रहे हैं ना। देखिए लग रहा है ना कि ABCD के के लिखल है, के टाइप लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो के की जो आकृति बनाता है उसको क्या बोलते हैं, कर्नाटक। क्या बोलते हैं, कर्नाटक। और कर्नाटक में देखिए तुंगभद्रा नदी है। कर्नाटक में कौन सी नदी है, तुंगभद्रा नदी। याद रखिए कर्नाटक में कौन सी नदी है, तुंगभद्रा जी। कर्नाटक में है तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी है। और तुंगभद्रा नदी जो है इसकी सहायक नदी है कृष्णा नदी। कौन सी नदी है, कृष्णा नदी। अब यहां से देखिएगा, है ना, कृष्णा नदी इसका सहायक नदी है। कर्नाटक में जो तुंगभद्रा देख रहे हैं, इसका सहायता कौन देती है, कृष्णा नदी। देखिए यहां है कृष्णा नदी। ये कृष्णा नदी कहां से आ रही है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। कहां से निकलती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। तो यहां तुंगभद्रा नदी है, और तुंगभद्रा नदी का साथ कौन दे रहा है, कृष्णा नदी। तुंगभद्रा नदी इसकी है ना, इसकी सहायता कौन कर रही है, इसकी सहायक नदी कौन है, कृष्णा, कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी कहां से निकलती है, तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र के बालेश्वर से, कहां से, बालेश्वर से निकलती है। कहां से निकलती है, महाराष्ट्र के बालेश्वर के, महाबालेश्वर से जी,
महाराष्ट्र के कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर से निकलती है। किससे निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। कौन नदी? कृष्णा नदी। और निकल करके कहां जाती है? कर्नाटक। कहां जाती है? कर्नाटक। और कहां जाती है? तो कर्नाटक से सीधे चल जाती है तेलंगाना। कहां चल जाती है? तेलंगाना। और तेलंगाना से फिर कहां जाएगी? तो आंध्र प्रदेश। कहां जाएगी? आंध्र प्रदेश यह नदी। और आंध्र प्रदेश में जैसे ही निकलेगी तो आंध्र प्रदेश से निकल करके इधर जो बंगाल की खाड़ी है वहीं मिल जाती है। यानी कि कहां चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। समझ में आ गई बात है? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। क्लियर हो गया? तो इस पर एक परियोजना बना है। तो किस नदी पर एक परियोजना बना है? तुंगभद्रा नदी पर। तो इसको हम लोग बोलते हैं तुंगभद्रा नदी परियोजना, है ना? तुंगभद्रा नदी परियोजना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुंगभद्रा नदी परियोजना। जिसकी सहायता कौन करती है? कृष्णा नदी। वह कृष्णा नदी जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, कर्नाटक होते हुए, तेलंगाना होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए। देखिए ना भाई, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है तो ठीक इसके बगल में है। यहां से देखिएगा कर्नाटक, कर्नाटक से सीधे देखिएगा तो घुस जाती है यहां से तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी में। कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसको कहते हैं तुंगभद्रा नदी परियोजना। क्या कहते हैं? तुंगभद्रा नदी परियोजना। यह कृष्णा नदी से जाकर के मिलती है। किससे मिलती है? कृष्णा नदी से। लिखवाइए दिए हैं, है ना? इसकी सहायक नदी कौन है? कृष्णा नदी। मैंने कृष्णा नदी से जाकर के मिलती है। कौन? तुंगभद्रा नदी। कृष्णा नदी से जाकर के क्या होती है? मिलती है कि नहीं? जाकर के मिल जाती है। अब देखिए तुंगभद्रा नदी परियोजना से क्या होता है कि यह दक्षिणी भारत की अगर बात करें, अगर हम दक्षिणी भारत की बात करें, नीचे की बात करें, तो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना है कि नहीं? दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। सब भारत की सबसे बड़ी परियोजना नहीं है, दक्षिण भारत में सबसे बड़ी परियोजना है। किस भारत में? दक्षिण भारत में सबसे बड़ी परियोजना यही है। कौन? तुंगभद्रा नदी परियोजना। समझे कि नहीं? कैसे निकलती है, कहां से निकलती है, किससे मिलती है, सारा चीज को समझा दिए। अब देख लीजिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर। कहां? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर। तो ध्यान से समझिएगा जरा सा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर समझिए मैटर। देखिए ध्यान से। तेलंगाना यहां है, ये देखिए तेलंगाना है आपका। हम पूरा एकदम क्लियर कर दे रहे हैं आपको, देखिएगा ध्यान से। यही है आपका क्या चीज? तेलंगाना है। और यहीं से शुरू हो जा रहा है क्या चीज? आंध्र प्रदेश। क्या शुरू हो रहा है? आंध्र प्रदेश। देख रहे हैं? देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? यह है आंध्र प्रदेश है, यहां तक है आंध्र प्रदेश जी। देखिए ये आंध्र प्रदेश है और यहां तेलंगाना है। तो इसके बॉर्डर पर है कि नहीं एक बांध है। इस बांध को देखिए, यहां नागा अर्जुन। क्या देख रहे हैं? नागा अर्जुन। तो यहां देखिए ना, आंध्र प्रदेश ये है और तेलंगाना ये है। यही बॉर्डरवा पर है क्या चीज? नागा अर्जुन बांध। कौन सा बांध है? नागा अर्जुन बांध। नागा अर्जुन बांध। समझे कि नहीं? तो आपसे पूछा जाएगा कि नागा अर्जुन बांध कहां है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर है। और यह किस नदी पर बांध बना है? नागार्जुन बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पर। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर एक बांध है। एक क्या है? बांध है, जिसे हम लोग कौन सा बांध कहते हैं? नागा अर्जुन बांध कहते हैं। कौन सा बांध कहते हैं? नागा अर्जुन बांध कहते हैं। तो इसको, इस बांध से ही नाम हो गया क्या चीज? नागा अर्जुन नदी परियोजना। नागा अर्जुन नदी परियोजना। समझे कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे? नागा अर्जुन नदी परियोजना।
तो इससे 2 ही राज्यों को लाभ है, क्योंकि इसके बाद तो बंगाल की खाड़ी आ जाती है। तो 2 राज्यों को भरपूर लाभ है, एक तेलंगाना को, दूसरा आंध्र प्रदेश को। एक तेलंगाना को, दूसरा आंध्र प्रदेश को, इन दोनों को बहुत लाभ है इस बांध से, समझे कि नहीं। और ये कहां है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के, है ना, माने बॉर्डर पर है, बीच में नहीं रे, बॉर्डर पर बोलिए, बीच में कुछ होता है ना, बॉर्डर पर है। तो इसको भी समझ लिए। अब देख लीजिएगा, एक और परियोजना आपको पढ़ना है कर्नाटक में। कर्नाटक में एक परियोजना है जिसका नाम है शरावती परियोजना। कर्नाटक यहां देख रहे हैं ना, तो कर्नाटक में एक परियोजना आपको पढ़ना है जिसका नाम है शरावती परियोजना, है ना, शरावती परियोजना, याद रखिएगा, इसका नाम है शरावती परियोजना, कर्नाटक में, याद रखिएगा, शरावती परियोजना। और यह किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर है। किस नदी पर है, शरावती नदी पर। शरावती नदी पर जो बांध बना है उसको हम लोग कहेंगे शरावती परियोजना, नदी घाटी परियोजना, है ना। और ये कहां है, तो कर्नाटक में है। कहां है, कर्नाटक में है। क्लियर हो गया। तो इस परियोजना को भी आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, सारी नदी घाटी परियोजना देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अब देख लीजिए, अब यहां से देखते चलिए, अब ध्यान से देखिएगा। इसके बाद एक और परियोजना हम आपको बताते हैं, है ना, जिसका नाम है गंगा नदी, सोन नदी। गंगा नदी और सोन नदी, अमरकंट की चोटी से ही निकलता है। कौन नदी, सोन नदी। मध्य प्रदेश के, है ना, अमरकंटक चोटी से ही किसका उत्पत्ति होता है, सोन नदी का। तो सोन नदी जो है निकलती है, और यह सोन नदी गंगा में जाकर के मिलती है। कहां पर, पटना में, बिहार की राजधानी पटना में, समझे कि नहीं, पटना में जाकर के मिलती है। और सोन नदी एक तरह से क्या हो गया, सहायक नदी हो गया। क्या हो गया, सहायक नदी हो गया, है ना। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, समझे कि नहीं। कैसे, तो देखिए, सोन नदी कहां से निकला, सोन नदी की क्या हमने बताया, मध्य प्रदेश के कहां से, तो आपको अभी बताया अमरकंटक से। कहां से, अमरकंटक से, अमरकंटक से, अमरकंटक की चोटी से, जहां से नर्मदा निकला था वहीं से, है ना, सोन नदी अमरकंटक की चोटी से। और बिहार के पटना में, कहां पे, पटना में, पटना में किससे मिलती है, गंगा से। गंगा से मिल जाती है, गंगा से क्या होती है, मिल जाती है। गंगा से क्या करती है, मिल जाती है। और गंगा से मिलती है तो सोन नदी क्या हो गई, एक सहायक नदी के रूप धर लेती है ना, यह सहायक नदी के रूप में रहती है, सहायक नदी के रूप में है, ये रूप में है कौन, सोन नदी, है कि नहीं। और रिहंद नदी है एक, क्या है, रिहंद नदी। तो रिहंद नदी जो है, यह रिहंद नदी के, देखिएगा, रिहंद नदी कौन सी नदी है, रिहंद नदी। रिहंद नदी पर एक बांध है, क्या है, एक बांध है, क्या है, यहां पर एक बांध है, देखिएगा ध्यान से, है ना। रिहंद नदी पर एक क्या है, बांध है। उस बांध को हम लोग कहते हैं रिहंद नदी परियोजना, यूपी में है ना। रिहंद नदी पर एक बांध है, समझे कि नहीं। रिहंद नदी पर एक बांध है, इस बांध को हम लोग क्या कहते हैं, रिहंद नदी परियोजना, रिहंद नदी परियोजना। और यह नदी है कहां, तो देखिए यूपी में, देखिएगा उत्तर प्रदेश यहां देख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में यहां पर देखिएगा, ये उत्तर प्रदेश है मेरे भाई, ये पूरा सब क्या है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में ही एक नदी है जिसका नाम है क्या चीज, रिहंद नदी। तो रिहंद नदी पर एक बांध बना है, रिहंद नदी पर एक परियोजना जिसको क्या कहते हैं, रिहंद परियोजना। और इसके पीछे एक झील है, इसके पीछे क्या है, झील, एक झील है, इसके पीछे क्या है, एक झील है। वह झील जो है, यह भारत का सबसे बड़ा झील है। ये जो झील वह है ना, भारत का सबसे बड़ा झील है, भारत का सबसे बड़ा ये क्या है, झील है। इस झील का नाम बहुत पूछता है। तो उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री बने थे, है कि नहीं, उनके नाम पर यह झील है, जिनका नाम था गोविंद बल्लभ पंत झील। क्या नाम है, गोविंद बल्लभ
वल्लभ पंत झील के नाम से। समझ में आ गई बात? किस नाम से है? गोविंद वल्लभ पंत झील के नाम से उसको है। तो उत्तर प्रदेश में यह झील है, गोविंद वल्लभ पंत झील। एक और झील पढ़ाए थे, गोविंद सागर झील, भाखड़ा नांगला बांध पर है, जिसको हम लोग कहते हैं कि भारत का वो सबसे ऊंचा बांध है और ये सबसे बड़ी झील है। और झील कैसे बनता है? तो बांध कौन बनाया? आदमी ने बनाया जी। तो जैसे ही आप बांध बनाइएगा तो दूसरे साइड में पानी रुकेगा तो झील बन जाएगा। तो झील क्या कौन बनाया? भगवान बनाए? नहीं, आदमी बनाया। तो इसको कहते हैं कृत्रिम झील, है ना? क्या बोलते हैं? कृत्रिम झील। तो झील बनाता है आदमी, समझे कि नहीं? तो इसलिए उसको कृत्रिम झील बोला जाता है। तो गोविंद वल्लभ पंत जो झील है वह भारत का सबसे बड़ा झील है, जो यूपी के मुख्यमंत्री के नाम पर है, गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर है। तो हम कंफ्यूजन के लिए बोले कि आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा कि गोविंद सागर झील कहां था? तो भाखड़ा बांध पर था। कहां था? भाखड़ा बांध पर था। भाखड़ा बांध बोले तो किस पर है ना? भाखड़ा बांध बोले तो किस पर? तो आपको हमने पढ़ाया था कि सतलज नदी पर वो बांध बना था। सतलज नदी बोले तो कहां? तो पंजाब में। कहां? पंजाब में। ये बात को याद आप लोग रखिएगा बहुत बढ़िया से। तो सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? तो गोविंद वल्लभ पंत। ये कहां है? तो रिहंद नदी पर है। कहां पर है? रिहंद नदी पर। रिहंद नदी कहां है? तो यूपी में है। कहां है? यूपी में है। उस पर एक बांध बना करके इस झील का निर्माण किया गया है, समझे कि नहीं? जो भारत का सबसे बड़ा झील है। क्लियर हो गया? अभी और थोड़ा सा पढ़ लेना है। बिहार में 3 परियोजना के बारे में, बिहार में 3 परियोजना के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी परियोजना? बिहार के 3 परियोजना कौन कौन सी है? तो सोन नदी को बढ़िया से पढ़ा दे रहे हैं। सोन नदी घाटी परियोजना, दूसरा है कोसी नदी घाटी परियोजना, और तीसरा है गंडक नदी घाटी परियोजना। क्योंकि बिहार में ही हम लोग हैं तो बिहार के परियोजनाओं को तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार की 3 परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी परियोजना, और जो है से आप देखिएगा गंडक नदी घाटी परियोजना। तो तीनों को हम लोग पढ़ लेते हैं बढ़िया से। तो अब ध्यान से समझेंगे उसको, है ना? बिहार के बारे में देखिए ध्यान से। है ना? तो अब हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट इसका हम बना देते हैं, है ना? फर्स्ट पार्ट आप लोग पढ़ लिए बढ़िया से, अब सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ लेंगे।